बच्चों, आज हम पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित इस लंबी कविता का अध्ययन करेंगे। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो इस गद्य संकलन में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उत्स तक भी हमको ले जाती है। उत्स यानी स्रोत, उस व्यक्ति विशिष्ट या व्यक्ति का सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया जाता है। कुछ इस तरह स्वीकारना या आत्मसात करना कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके ही होने का एहसास है। इन मनोभावों को लेकर के यह कविता बड़े सुंदर ढंग से आगे बढ़ती है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह कौन है, दिवंगता, माँ या प्रिया? बेहतर जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अपलावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृ मना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विह्वलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मकता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। कुछ ऐसे ही मनोभावों को लेकर के यह कविता हमारे साथ जुड़ती है। तो आइए कविता के अब मुख्य और मूल भाव पर आते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। जैसा कि इस पाठ के नाम में ही सारे भाव छिपे हुए हैं। सहर्ष स्वीकारा है यानी खुशी खुशी स्वीकार किया है। वैसे भी यह जीवन का सत्य है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, जीवन में जो कुछ भी हमारे सामने आता है, हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। तो कुछ ऐसे ही मनोभावों को यह कविता व्यक्त करती है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जो कुछ है यानी जो कुछ भी अर्जित किया है, और जो भी है वर्तमान परिस्थिति में जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। क्यों स्वीकारा है? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कहती है कविता कि जो कुछ भी है और जो भी है उसको स्वीकार कर रही है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो कुछ मेरे पास है, जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, वो तुम्हें प्यारा है और तुम मुझे प्यारे हो। इसलिए यह कविता स्वीकार भाव के उस चरम सीमा तक हमें ले जाती है। गर्बीली गरीबी या स्वाभाविक तौर पर कहा जाता है। गर्बीली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। गर्बीली गरीबी यानी गरीबी पर भी गर्व हो सकता है। यह कविता हमें सिखाती है कि हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, हमें परिस्थितियों से जूझना, लड़ना, जीतना आना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जीवन में ये जीवन दर्शन प्रस्तुत करने वाली कविता है। ये गंभीर अनुभव सब, व्यक्ति को अपने जीवन में जो गंभीर अनुभव प्राप्त होते हैं वो परिस्थितियों से होते हैं, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह अमीरी हो। यह विचार वैभव सब
विचार वैभव, विचारों का जो खजाना है, वैभव माने खजाना, विचार रूपी जो खजाना है वह भी हमें अनुभव से ही आता है। दृढ़ता या जो हमारे अंदर मजबूती, किसी बात को स्पष्टता से रखने का जो भाव आता है, जो ज्ञान आता है, जो बोध होता है, वह भी परिस्थितियों के कारण, जिसे हम गरीबी कह सकते हैं, भीतर की सरिता या हमारे अंदर ऐसा एहसास होता है कि एक सरिता सतत प्रवाहमान है। यह अभिनव सब नए नए जो हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, वो किसी दबाव के चलते नहीं, किसी के बताने के चलते नहीं, वो स्वयं विचार जो है मौलिक है, यानी स्वयं निर्मित है। अपने अनुभव से व्यक्ति निर्मित करते चलता है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी हर परिस्थिति में कभी स्वयं को अपनी प्रेरणा स्रोत अर्थात अपनी प्रेयसी के कारण ही अपने को स्थापित या ख्याति लब्ध पाता है, क्योंकि हर परिस्थिति में उसी की संवेदना के सहारे वह इस कठिन परिस्थिति तक पहुंच पाया है। आगे कहते हैं, देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। वह इस बात को भी स्पष्ट करने में असमर्थता जताता है कि उससे उसका क्या संबंध है, उससे उसका क्या नाता है, वह उसे व्यक्त नहीं कर सकता। जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलना यानी बाहर निकालना, भर भर फिराता है। जितना भी वो अपने अंतःकरण से अपनी प्रेरणा स्रोत की यादों को बाहर निकाल देने की कोशिश करता है, वह उतनी ही तेज गति से उसके अंतःकरण में आने लगती है। दिल में क्या झरना है, तब उसे एहसास होता है। ऐसा लगता है प्रश्नात्मक भाव बोध में ये कविता चल रही है, मानो दिल में कोई झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता माने स्रोत यानी झरना। भीतर वह, ऊपर तुम। कहते हैं कि भीतर उसकी यादें हैं, ऊपर तुम, ऊपर से तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। ठीक वैसा ही उसका साम्राज्य कभी अपने अंतःकरण और अपने बाह्य जगत पर पाता है, अपने बाह्य फलक पर पाता है। जैसे मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा के निकल आने पर उसका प्रकाश धरती के हर छोर तक पहुंचता है और उस पर अपना प्रभाव दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि के साम्राज्य, हृदय साम्राज्य कह सकते हैं, पर उसकी प्रेरणा स्रोत की यादें उसी प्रकार से उसे ढके रहती है, जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश से पूरे धरती को ढके रहता है, आच्छादित किए रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, यानी कवि के हृदय पर उसकी प्रेरणा स्रोत का वही खिला हुआ चेहरा सदैव दिखता रहता है, सदैव विद्यमान रहता है। शेष प्रसंगों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।